नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी द्वारा जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली की क्लास की वीडियो में कवर कर रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। और यह जो क्लास का वीडियो है 26वां क्लास का वीडियो है। अगर इससे पहले कि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? भारत का कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से जहां गणगौर उत्सव मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है और यह पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है गणगौर उत्सव। ये भी आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? शाकुंतलम नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कालिदास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें कालिदास का, तो एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे कालिदास। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट है? तो 5 प्रकार की रीट है भारतीय संविधान में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और रीट सहित मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का। तो कौन सी घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा बदलाव किया था? निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना है जिसने अशोक के प्रशासनिक नीति में गहरा बदलाव किया था? तो कलिंग का युद्ध जो था, ये अशोक के प्रशासनिक नीति में गहरा बदलाव किया था। और बात करें कलिंग के युद्ध का, तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व से 262 ईसा पूर्व में राजा अशोक और कलिंग के राजा चैतराज के बीच हुआ था। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व। और किसके बीच? तो राजा अशोक और कलिंग के राजा चैतराज के बीच। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग जो था, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो आज का 6 नंबर प्रश्न है, बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में कहाँ दफनाया गया था? बाबर को पहली बार 1530 ईस्वी में कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा में दफनाया गया था 1530 ईस्वी में बाबर को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 7 नंबर प्रश्न है, मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? यानी इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा के तहत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी जाकिर हुसैन का जो संबंध था निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप जरूर याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर डैश है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है निम्नलिखित में से वो कौन सी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, डैश में
वेद समाज की स्थापना हुई थी, यानी कहाँ जो है वेद समाज की स्थापना की गई थी? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। और कब? तो 1864 में। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो पहला एशियाई खेल कहाँ शुरू हुआ था? पहला एशियाई खेल जो शुरू हुआ था, ये कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में शुरू हुआ था पहला एशियाई खेल। और बात करें पहली बार एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1951 में। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 12 नंबर प्रश्न है, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी लक्ष्य सेन का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और बात करें लक्ष्य सेन का, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी आप याद रखिएगा। और एक कार्यकाल भी पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956 तक। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12, है ना? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देख लेते हैं खेल और उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उनकी संख्या। तो बात करें क्रिकेट का, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? तो 11। फुटबॉल की अगर बात करें तो इनमें भी कितना होते हैं? 11 होते हैं। बास्केटबॉल की अगर बात करें तो 5 होते हैं। पोलो की अगर बात करें तो इनमें 4 होते हैं। हॉकी की अगर बात करें तो 11 होते हैं। बेसबॉल की अगर बात करें तो 9 होते हैं इनमें। रग्बी फुटबॉल की अगर बात करें तो इनमें 15 होते हैं खिलाड़ियों की संख्या। वॉलीबॉल की अगर बात करें तो इनमें 6 होते हैं। आइस हॉकी की अगर बात करें तो इनमें भी 6 होते हैं। और कबड्डी की अगर बात करें तो 7 होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको डेली की क्लास का पीडीएफ जो था आपको फ्री में दिए जाते हैं, तो आप पीडीएफ जरूर प्राप्त करें। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है? यानी किनका संबंध विधवा पुनर्विवाह से था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो संबंध था विधवा पुनर्विवाह से था। और बात करें विधवा पुनर्विवाह का, तो यह अधिनियम 1856 में पारित किए गए थे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप है? और बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि राज्य का तो नृत्य पूछा जाता है, लेकिन यह देश का कब से पूछा गया? तो जी हाँ, श्रीलंका का भी पारंपरिक नृत्य पूछा गया था। तो कैंडियन नृत्य जो है ये श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें भरतनाट्यम का, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से। बिहू की अगर बात करें तो इसका संबंध असम राज्य से है। और कथक की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सांची स्तूप। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का 18 नंबर प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और बात करें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है बॉक्साइट का? तो चीन। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था? तो 1923 में पहली बार रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था भारत में। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? गदर आंदोलन का जो मुख्यालय था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था गदर आंदोलन का मुख्यालय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और 1913 में पंजाबी भारतीयों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी आंदोलन था गदर आंदोलन। देख लेते हैं
दूसरे प्रश्न को, तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, डांडिया कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? जी हाँ, डांडिया जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है डांडिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? जी हाँ, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एथेनॉल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित अधिक जानकारी को। तो बात करें रासायनिक नाम और उनके सूत्र का, तो एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें तो CHCl3 होता है। मीथेन की अगर बात करें तो CH4 होता है। चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो CaCO3 होता है। ये आप याद रखिएगा, यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो Na2CO3 होते हैं रासायनिक सूत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो SSC CHSL के एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।